नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं नक्षत्रों पर। 27 नक्षत्र हैं और उसमें से जिस नक्षत्र की बात मैं आज करने जा रहा हूं वो 7वां नक्षत्र है, पुनर्वसु। पुनर संस्कृत का शब्द, जब विच्छेद करेंगे तो पुनः और फिर वसु। तो पुनर्वसु अगर पूरे शब्द का अर्थ देखें तो पुनः हो गया और वसु का अर्थ होता प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण का पुनः आना, जैसे अंधेरा है और उसके बाद प्रकाश आ जाए। और यह नक्षत्र आता है आर्द्रा के बाद, तो एक तरह से आर्द्रा के आंसू पोंछने का काम करता है पुनर्वसु। अब बात कर लेते हैं इसका स्पैन। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का और उसमें 4 चरण होते हैं। हर चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो इस नक्षत्र के, पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण पड़ते हैं पुनर्वसु में, मिथुन राशि में, और उनके अंश हैं 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। 10 डिग्री में जब आप 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र चरण बनाएंगे तो 10 डिग्री में 3 नक्षत्र चरण आ जाएंगे। तो पुनर्वसु के 3 नक्षत्र चरण पड़ेंगे मिथुन में। तो मिथुन का ये एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, आखिरी नक्षत्र है। और साथ ही साथ चौथा पड़ जाएगा कर्क में। इस तरह से कर्क का ये पहला नक्षत्र है और एक ही चरण होगा तो वो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक। जब नवमांश की बात करेंगे, इन चरणों की बात करेंगे, तो नवमांश में चरण पड़ जाएंगे मेष राशि में, वृष राशि में, मिथुन राशि में और कर्क राशि में। मतलब एक नक्षत्र हुआ, फिर उसके 4 चरण हुए। तो पहला चरण पड़ेगा मेष राशि में जब नवमास कुंडली बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का बुध पुनर्वसु में मिथुन राशि में है पहले चरण में, तो नवमांश कुंडली जो बनेगी उसमें वह मेष राशि में बुध आएगा। ये कहने का मतलब हुआ। अब पुनर्वसु की फिर से मैं बात करूंगा। पुनर्वसु का मतलब हुआ पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, अंधेरे के बाद प्रकाश का आना, या किसी चीज का दोहराव होना, रिपीट होना किसी चीज का। और ऐसा इसीलिए होता है कि जब पुनर्निर्माण होता है, पुनर्स्थापना होती है, तो बहुत बार पहली बार में सफलता नहीं मिलती। पुनर्निर्माण की कोशिश में ऐसा बहुत बार हो जाता है कि पहली बार सफलता नहीं मिलती। तो इस नक्षत्र का गुण, यह विशेष गुण है रिपीटेशन। अगर किसी का लग्न इस नक्षत्र में है, पुनर्वसु में, लग्नेश पुनर्वसु में है या चंद्रमा पुनर्वसु में है, तब जिन गुणों की बात मैं कर रहा हूं वे उस व्यक्ति में पाए जाएंगे। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे किसी की लग्न मिथुन है और बुध पुनर्वसु में बैठा हुआ है, तब व्यक्ति में पुनर्वसु के गुण मिलेंगे। लेकिन साथ में अगर मंगल भी बैठ गया लग्न में ही और वह आर्द्रा में है, तब आर्द्रा और पुनर्वसु के गुण जो हैं वो मिले जुले हो जाएंगे। इसलिए जब नक्षत्रों की बात होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति देखता है कि उसमें जो उसका नक्षत्र है उसके गुण पूरे नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि कोई दूसरा ग्रह किसी और नक्षत्र में बैठा हुआ उस ग्रह को या उस नक्षत्र स्वामी को प्रभावित कर रहा होगा, जन्म नक्षत्र को प्रभावित कर रहा होगा। तो रिपीटेशन का, दोहराव का, पुनर्स्थापना का नक्षत्र है ये।
और जैसा मैंने बताया कि आर्द्रा के आंसू पोंछने, आर्द्रा की तबाही के बाद जो पुनर्निर्माण होता है वह पुनर्वसु में होता है। और इसकी जब देवता की बात होती है तो माँ आदिति जो देवताओं की माँ है, 12 आदित्य हैं, सूर्य के 12 रूप हैं, उन आदित्यों की माँ है और पृथ्वी और आकाश की स्वामिनी है। इसके अलावा भगवान राम का जन्म नक्षत्र भी पुनर्वसु है, कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र, मतलब चौथे चरण में उनका जन्म हुआ। और कोई कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है, एक तरह से कह लें कि माँ आदित्य तो देवता हैं, लेकिन राम के व्यक्तित्व के आधार पर भी पुनर्वसु के गुणों की व्याख्या की जाती है। कोई कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतना वैभवशाली, इतना क्षमतावान हो जाता है कि वह ज्योतिष के किसी सूत्र को ही प्रभावित करने लगता है। तो बात जब राम की होती है तो व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा आदर्शवादी होगा, सिद्धांतों पर चलने वाला होगा, नियमबद्ध काम करने वाला होगा, लीक से हटने वाला नहीं होगा। अब अगर माँ अदिति की बात करें तो वो देवताओं की माँ है, तो व्यक्ति में मातृत्व के गुण पाए जाएंगे। अगर महिला होगी, एक अच्छी माँ होगी और उसका कोई बच्चा विशेष प्रतिभाशाली हो सकता है। और अगर पुरुष है तब भी उसे बच्चों से विशेष स्नेह होगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है, कैसे दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की पत्नी नहीं रही तो वह व्यक्ति पिता और माँ दोनों तरीके का रोल अदा करता है अपने बच्चों के जीवन में। ऐसा व्यक्ति संभव है कि पुनर्वसु नक्षत्र का हो। दूसरी बात यह है कि माँ अदिति आकाश के साथ साथ धरती की भी स्वामिनी है, तो धरती का जो वैभव है, जो संपदा है, उसका संबंध पुनर्वसु से है। और इस तरह से एक प्रोफेशन निकलता है पुनर्वसु का, वह है रियल एस्टेट का काम, जमीन जायदाद का काम। विशेष करके अगर चौथा चरण है जो कर्क में पड़ता है, क्योंकि कर्क राशि काल पुरुष की चौथे भाव की राशि है, जो संपदा, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद और साथ ही साथ मातृत्व से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं ये नक्षत्र किस तरीके का है। जैसे एक नक्षत्र की मैंने बात की थी, जो पहला नक्षत्र था, मेष राशि का पहला नक्षत्र, वह नक्षत्र चर नक्षत्र था और नक्षत्र का नाम था अश्वनी। तो ये दूसरा नक्षत्र है जो चर नक्षत्र है, ट्रेवलिंग से इसका संबंध है। तो अगर व्यक्ति का जन्म इस नक्षत्र के पहले चरण में होता है तब व्यक्ति को ट्रेवलिंग का बहुत शौक होगा। अश्वनी नक्षत्र वाला भी बहुत ट्रेवल करता है, वो भी चर नक्षत्र है और ये भी चर नक्षत्र है। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। राम ने पूरा भारत एक तरह से नाप दिया था जिस समय वे जंगल में थे। साथ ही साथ इससे जुड़े जो प्रोफेशन हैं लंबी दूरी के, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब इसके प्रोफेशन, इस नक्षत्र के प्रोफेशन में आते हैं। और चूंकि मातृत्व की बात आती है तो हॉस्पिटैलिटी, उससे इसका संबंध है, इस नक्षत्र का संबंध है। अब इसके चिन्ह की बात करते हैं। इसका चिन्ह है धनुष और तरकस, कोई साधारण धनुष बाण नहीं, धनुष और ऐसा तरकस जो भगवान राम के पास था।
जब वे बाण संधान करते थे, तो पहली बात तो एक धनुर्धर में जो क्षमता होती है, कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं धनुर्धरों में राम हूं। तो राम जैसा कोई और धनुर्धर नहीं हुआ है। लक्ष्य को भेदन करने की जो क्षमता अडिग होकर बिना हिले डुले और एकाग्र होकर धनुष का संधान करना और बाण को छोड़ना, जो क्षमता राम में थी वह और किसी में नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, मैं धनुर्धरों में राम हूं। तो ऐसे व्यक्ति में इस तरह के गुण पाए जाते हैं। अडिग, लक्ष्य भेदन करने वाला, अनुशासित, और किस समय कौन सा काम करना है, किस समय बाण को छोड़ना है, किस समय कैसा काम करना है, उसका उचित ज्ञान। दूसरी ये दिव्य तर्कस और धनुष है, जिसमें बाण वापस चला आता था अपने आप, वो कभी खाली नहीं होता था तर्कस भगवान राम का। तो ऐसे व्यक्ति को जब कोई लक्ष्य दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, तो वह जाता है जहां उसे भेजा जाता है, उस काम को पूरा करता है और फिर सकुशल वापस आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे किसी मिशन पर किसी व्यक्ति को भेजा गया, उसने मिशन तो पूरा कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी वापसी नहीं हो पाई। लेकिन इस नक्षत्र में ऐसा नहीं होता। व्यक्ति सफलतापूर्वक अपना काम पूरा करता है और उसके बाद सकुशल वापस आता है। तो ये इसके चिन्ह की बात हुई। अब बात करते हैं कौन सा जानवर इससे संबंधित है। मादा बिल्ली इससे संबंधित है। मादा बिल्ली अपने बच्चों को अलग तरीके का संरक्षण देती है। पहली बात तो वह एक घर में अपने बच्चों को नहीं डेवलप करती। किसी एक घर में उसका जन्म होगा, मैं गांव का रहने वाला हूं और मेरा ये देखा हुआ है, किसी एक घर में उसका जन्म होगा, बच्चों का जन्म होगा, उसके बाद थोड़े दिन बाद वह उसको दूसरे घर में ले जाएगी, फिर तीसरे घर में ले जाएगी, चौथे घर में, ऐसा कहा जाता है 7 घर में ले जाती है, फिलहाल कई घरों में ले जाती है और पूरा उनका ध्यान रखती है। साथ ही साथ बदलते माहौल का वातावरण जो बदल रहा है, इस घर से उस घर में जाने के बाद उसकी शिक्षा देती है अपने बच्चों को। उन बच्चों को इस बात की शिक्षा मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति अलग अलग तरीके के माहौल में, देशों में रह सकता है ढंग से। दूसरी बात यह है कि इस व्यक्ति को जब कभी सहायता की जरूरत होती है, लोग इस व्यक्ति के पुनर्वसु नक्षत्र के साथ खड़े होते हैं। आर्द्रा में ऐसा नहीं होता। आर्द्रा में व्यक्ति अकेला रहता है और उसे या तो किसी से सहायता नहीं लेना चाहता या उसे सहायता नहीं मिलती है। पुनर्वसु में ऐसा नहीं होता। पुनर्वसु में आप राम का जीवन देखें, उनको तरह तरह के लोगों ने, समाज के हर वर्ग के लोगों ने समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता की। तो ऐसे व्यक्तियों को सहायता मिलती है जरूरत के हिसाब से, जब जैसी जरूरत होती है। और बिल्ली, मादा बिल्ली की बात करें या बिल्ली की बात करें, तो उसमें एक और गुण भी होता है। वो जब छलांग लगाती है, ऊंचाई से छलांग लगाती है और जमीन पर आती है, तो उसका पैर सदैव, सबसे पहले उसका पैर जमीन पर टिकता है। तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी धन संपदा क्यों नहीं इकट्ठी कर ले, उसके पैर जमीन से जुड़े रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है। एक अच्छा नक्षत्र है, आदर्श नक्षत्र। उसके बाद एक और कहानी आती है। मां अदिति कानों में ईयररिंग्स पहने हुई थी। जब नरकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था, तो उसने
उन ईयर रिंग्स को ले लिया था, उनसे छीन लिया था। उसके बाद देवताओं ने सहायता मांगी थी कृष्ण से। कृष्ण सत्यभामा के साथ गए थे और नरकासुर का वध किया था और फिर से ईयर रिंग्स मिली थी मादी थी। तो ऐसा अगर कोई महिला, उसका कोई प्रोमिनेंट ग्रह इस नक्षत्र में है, उसकी महादशा चल रही है, तो ज्वेलरी को लेके किसी तरह की संवेदनशीलता उसको अपने जीवन में देखनी पड़ती है। ऐसा अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, मेरे पड़ोस में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसके घर में उसकी काफ़ी ज्वेलरी घर में ही रखी हुई थी, साथ ही साथ एक रिलेटिव की भी ज्वेलरी थी। और उस महिला की सास की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। वह महिला और उसका पति दोनों वृद्ध महिला की देखभाल में लगे थे, अस्पतालों के चक्कर लग रहे थे। इसी बीच उनकी ज्वेलरी गायब हो गई। मेरे पास उस महिला का जन्म समय था, मैंने उसकी कुंडली बनाई, देखी, और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही थी वह पुनर्वसु नक्षत्र में था। उसी समय रात में करीब 11 बज रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलते हैं उनके, और जो मेरा विश्लेषण है वो मैं बताता हूँ, उन्हें थोड़ा सांत्वना मिलेगी। तो मैंने उन्हें बताया कि इस अंतर्दशा में ही ज्वेलरी आपकी मिल जाएगी। और ज्वेलरी गायब हुए भी कुछ समय हो गया था, तो उस समय उनको लगा कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन बाद में उनकी ज्वेलरी उन्हें मिल गई। अब अगर चरणों की बात कर लें तो पहला चरण मेष में, ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा करेगा व्यक्ति, घूमने फिरने का शौकीन होगा, उसका बिजनेस भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट का हो सकता है। अगर वृष राशि पड़ती है तो वैभवशाली होगा, रिसाइकिलिंग से पैसा बना सकता है, क्योंकि रिसाइकिलिंग में भी दोहराव होता है, एक वस्तु को इस दोबारा से उपयोग के लायक बनाया जाता है। तीसरा चरण पड़ता है मिथुन में। अब जन्म कुंडली में भी मिथुन राशि पड़ रही है, मिथुन राशि का ही नक्षत्र है, और जो ग्रह पुनर्वसु में है वह नवमांश में भी मिथुन राशि में पड़ रहा है। तो व्यक्ति में बुध के गुण प्रमुखता से रहेंगे, प्रतिभाशाली होगा, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल होगी, बिजनेस अच्छा करेगा, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल का सहारा उसको उसके बिजनेस में मिलेगा। बात करें चौथे चरण की, जो कर्क राशि में पड़ता है, और यह नक्षत्र भी क्या है कि जो जन्म कुंडली है उसमें पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि में पड़ेगा और नवमांश में भी कर्क राशि में पड़ेगा। तो जो ग्रह इस नक्षत्र में है वह वर्गोत्तम, ऐसा ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है और बहुत अच्छे फल देने में सक्षम होता है। अगर राशि अलग हो रही है तब जन्म कुंडली कुछ अलग फल देने की बात कर रही है और नवमांश अलग फल दे रहा है, या उस फल में कुछ और ऐड कर रहा है। यहां क्या हो रहा है, तीसरे और चौथे चरण में मिथुन और कर्क राशियां नवमांश में भी पड़ रही हैं, तीसरे चरण में भी और चौथे चरण में। इस तरह से जो ग्रह पुनर्वसु में है वह वर्गोत्तम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो भाव है उससे संबंधित फल व्यक्ति को मिलेंगे। और चौथा चरण रियल एस्टेट से संबंधित हो जाएगा, हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि मातृत्व की बात आ जाएगी, उससे संबंधित हो जाएगा। काल पुरुष कुंडली का चौथा भाव आप कर्क राशि जान लीजिए। बस अपना वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। यदि वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें और दूसरे व्यक्तियों को फॉरवर्ड करें।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।